नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी और आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। जितना भी मैं आपको बताती हूँ, जितना भी मैं अगर राज्यों की वीडियो की बात करें या इतिहास के वीडियोस की बात करें, तो जो भी वीडियोस मैं बना रही हूँ वो सभी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप उन्हें रिवीजन ज़रूर करते चलिए। आज का जो सेशन मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ये रिलेटेड है भारतीय संविधान, और उसमें आज हम कवर करेंगे पंचायती राज व्यवस्था। क्योंकि कुछ बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे और वो मुझसे कह रहे थे कि उन्हें पंचायती राज व्यवस्था को पहले कवर करना है, तो मैंने फिर उनके लिए उनकी डिमांड पर ये पंचायती राज व्यवस्था का वीडियो आज बनाया है और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से इसे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करा करें। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किस वायसराय ने किया? तो अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रहे हैं, स्थानीय स्वशासन के नाम से भी इसे जाना जाता है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महात्मा गांधी जी का स्वप्न था कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, जिसके लिए पंचायती राज व्यवस्था ये उनका स्वप्न था और जिसे भारत ने साकार कर दिखाया। और वो सत्ता का विकेंद्रीकरण इसलिए चाहते थे क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में दे दी जाएं। ऐसे में जो गांव के लोग हैं उनका विकास नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो निचले स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को चाहते थे ताकि सबका विकास हो सके और सभी की मांगों को सुना जा सके। तो ये महात्मा गांधी जी का स्वप्न था जिसे भारत ने साकार करके दिखाया और आज हम पंचायती राज व्यवस्था को ही कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न कहता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किस वायसराय ने किया था? तो यहाँ पर आपसे वायसराय पूछा जा रहा है, तो जो इसका सही उत्तर है वो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो वायसराय थे, इन्होंने ही स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया। 1882 ईस्वी में 1882 में इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया। किसके लिए? तालुका बोर्ड और जिला बोर्ड स्थापित करने के लिए। तो इसको स्थापित करने के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया। इसको पंचायती राज व्यवस्था का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का मैग्ना कार्टा। तो इन्हीं के प्रयासों से स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ भारत में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग का गठन कब किया? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए एक शाही आयोग का गठन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है उस शाही आयोग का गठन कब किया गया? तो 1907 ईस्वी की ये बात है जब इसका गठन किया गया और जिसकी अध्यक्षता की थी CEH हॉब हाउस। इनका नाम है CEH हॉब हाउस। इन्हीं की अध्यक्षता में ये शाही आयोग का गठन किया गया और इन्होंने 1909 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट भी इससे रिलेटेड जो इनकी रिपोर्ट थी वो भी सौंप दी थी। तो इस समिति का गठन, इस शाही आयोग का गठन किया गया था 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के तहत पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया? तो यदि हम बात करें भाग के बारे में, तो भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में प्रावधान किया गया। और 73वें संविधान संशोधन, जो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 ईस्वी में, 1992 में, इसके द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए और भाग 9 को जोड़ा गया। अब ये जो 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए ये थे 243 से लेकर के 243 ओ तक, इनको जोड़ा गया और इन्हीं में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया। इसके साथ साथ 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल थे। कितने विषय शामिल थे? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल थे जिन पर पंचायतों को विधि बनाने का, मतलब कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो ये सब कुछ किसके तहत किया गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किसमें किया गया है? भाग 9 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश दिया गया है। वो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यों को ये आदेश देता है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करें, मतलब निर्देश देता है, आदेश तो नहीं दे सकता, तो वो निर्देश देता है। तो ये दिया गया है अनुच्छेद 40 के तहत, अनुच्छेद 40 के तहत। और अगर हम अनुच्छेद 40 पढ़ रहे हैं तो आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद 40 डीपीएसपी में आता है, नीति निदेशक तत्व है ये एक। तो नीति निदेशक तत्व का कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है इनका? उद्देश्य है इनका एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ग्राम पंचायत राज्यों के कल्याण के लिए होती है, तो ये राज्यों को निर्देश देता है ग्राम पंचायतों के निर्माण के लिए या उनके गठन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5, ग्राम पंचायत किस सूची का विषय है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि ग्राम पंचायत किस सूची का विषय है। तो आप पहले देखिए ग्राम पंचायत कार्य कहाँ करती हैं, तो राज्यों में कार्य करती हैं। तो जब राज्यों में कार्य करती हैं तो इसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। और इसकी प्रविष्टि 5 में पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राम पंचायतें हैं। और इसमें भी जो राज्य सूची है इसमें 66 विषय थे, 66 विषय थे। परंतु अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं, वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं, 66 हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 6 कहता है कि बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सलाह के अनुसार, अब इनकी सलाह के अनुसार किस प्रकार से होना चाहिए ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। सारे ऑप्शंस मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, तो ये बलवंत राय मेहता की समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सलाह के अनुसार जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, या केवल जिला और मंडल स्तर पर द्विसदनीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन होना था, या फिर केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन। तो अगर आपने बलवंत राय मेहता समिति का नाम सुना होगा जिसका गठन हुआ था 1957 में, बलवंत राय मेहता समिति जिसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर। तो इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ए, बिल्कुल सही है कि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय जो विकेंद्रीकरण की सलाह दी थी और इन्होंने जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन का बारे में बताया था। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 के बारे में। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 7 कहता है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपकी दृष्टि से एक पंचायती राज व्यवस्था का गठन क्यों होना चाहिए, क्या है इसका उद्देश्य? क्या कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है, या लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना है, या लोगों को विकास मूलन प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है, या उन्हें रोजगार को बढ़ाना है? तो अगर हम देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, तो जो इसका उद्देश्य है वो है लोगों को विकास मूलन प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है, ताकि जो गांव के लोग हैं, जो गांव के योग्य लोग हैं, कुशल लोग हैं, जो वयस्क हैं गांव के, उनको भी भागीदारी, प्रशासन में भागीदारी मिल सके और वो भी देख सके कि गांव का हम किस प्रकार से भला कर सकते हैं, किस प्रकार से विकास कर सकते हैं। तो जो उस तरह के लोग हैं जो गांव में हैं, अगर पंचायती राज व्यवस्था नहीं होगी तो क्या फिर वो देख सकेंगे, क्या वो लोग ऊंचे तबके तक पहुंच सकेंगे? तो नहीं। ऐसी परिस्थिति में पंचायती राज व्यवस्था का होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि लोगों को विकास मूलन प्रशासन में भागीदारी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में जो पंचायती राज है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? क्या शक्ति के विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, या सामुदायिक विकास का? तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी का। तो पंचायती राज व्यवस्था शक्ति के विकेंद्रीकरण का ही सिद्धांत है, उसके साथ साथ लोगों की हिस्सेदारी। अभी मैंने बताया कि प्रशासन में लोगों की हिस्सेदारी, और उसके साथ साथ सामुदायिक विकास, मतलब सबका एक साथ विकास, सामुदायिक विकास हो सके, उसी के लिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 9, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है 5 वर्ष। किसी भी अगर शहर में मेयर चुना जाता है तो उस मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। परंतु अगर आप स्वयं ये चीज़ देखते हैं कि क्या आपके शहर का मेयर सही ढंग से कार्य कर रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है बिल्कुल भी नहीं। अगर हम विदेशों के उदाहरण लें तो बोरिस जॉनसन की मैं बात करना चाहूँगी। बोरिस जॉनसन जो थे वो पहले मेयर के पद पर कार्य किया करते थे, परंतु जनता में उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती गई कि आज वो प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप स्वयं देखिए कि भारत में भी ऐसा हो सकता है कि अगर एक मेयर अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाए तो वो भी एक उच्च पद पर पहुंच सकता है, लेकिन वो तो चाहता ही नहीं है। उसका कार्य ही यहाँ अलग है। उसका कार्य यहाँ विकास करना नहीं है, उसका कार्य है मैं 5 वर्ष तक बैठ करके अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करूँगा। तो इसी कारण भारत, आप अपनी परिस्थितियाँ स्वयं देख सकते हैं कि भारत आज कहाँ पर है। तो मेयर का फिलहाल कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष में ये शहर का बहुत अच्छे से विकास करते हैं, जैसा कि आप सभी को दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान और कहाँ प्रारंभ की गई थी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले, तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए सबसे पहले पूर्ण रूप से कहाँ, पूरे राज्य में कहाँ, तो राजस्थान में। पर 1958 में 1958 की ये बात है कि आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था, देखने के लिए प्रायोगिक तौर पर कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। उसके बाद 1959 2 अक्टूबर की बात है, 2 अक्टूबर 1959, और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, गांधी जयंती होती है। चूँकि ये गांधी जी का स्वप्न था इसीलिए इसे 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। तो 2 अक्टूबर को इसे लागू करने का कारण भी यही था। तो 2 अक्टूबर को नेहरू जी ने राजस्थान के सभी भागों में, मतलब पूरे राजस्थान में इसको लागू कर दिया। तो पूरे किसी राज्य में लागू होने वाला वो राजस्थान था, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में ये पूरे राज्य में लागू की गई थी। पर सबसे पहले अगर कुछ भागों की बात की जाए तो 1958 में आंध्र प्रदेश में ऐसा किया गया था प्रायोगिक तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन, जो 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन है, जब हुआ था उस समय भारत में प्रधानमंत्री कौन थे। आपसे इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप जब 73वां, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, उनकी समय काल क्या था। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, क्योंकि कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं जो सच में संविधान की दृष्टि से अगर देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पूछा जा रहा है जब ये संशोधन हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव यहाँ के प्रधानमंत्री थे, और इनका शासनकाल देखा जाए तो 1991 से लेकर के 1996 तक, 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव जी का शासनकाल चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 12 कि पंचायत चुनाव होते हैं। पंचायत चुनाव होते हैं कि कितने वर्ष के अंतराल पर पंचायत चुनाव कराए जाते हैं। तो ये कराए जाते हैं 5 वर्षों के अंतराल पर। 5 वर्षों के अंतराल पर पंचायती चुनाव कराए जाते हैं। परंतु यदि कोई पहले ही पद से हट जाए या पद का त्याग कर दे तो ऐसी परिस्थिति में 6 माह के भीतर दोबारा चुनाव करा लिए जाने चाहिए, ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था से कौन सी समिति संबंधित नहीं है, तो दिनेश गोस्वामी समिति, LM सिंघवी समिति, सादिक अली समिति या अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है जिसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सलाह दी थी 1977 में।
सादिक अली समिति की बात करें तो ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और 1964 की ये समिति है। एल.एम. सिंघवी समिति भी किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और 1986 में ये एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया था। परंतु हम बात करें दिनेश गोस्वामी समिति, तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो चुनाव सुधार से संबंधित है, ना कि पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 14, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं। भारत में ये कौन सी संस्था है या कौन से ऐसे विधानमंडल है या लोकसभा है जहाँ पर महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं, उनको आरक्षण दिया गया है? तो महिलाओं की अगर हम बात करें तो केवल पंचायती राज संस्थाओं में मतलब भारत में इन सभी में अगर हम देखें तो पंचायती राज संस्थाओं में ही केवल महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। कितना आरक्षण दिया गया है उसकी भी बात करें तो 1/3 ये आरक्षण दिया गया है। इनके लिए 1/3 सीट्स जो हैं वो आरक्षित हैं। बाकी ना तो राज्य विधानमंडल में, ना मंत्रिमंडल में और ना ही लोकसभा में यहाँ कहीं पर भी महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? सरकार और जो स्थानीय स्वशासन है, मतलब पंचायती राज व्यवस्था, जो ग्राम पंचायतें हैं या जिला परिषद है, इन सभी के मध्य में कौन वो है जो राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग ही वो है जो इनके मध्य में राजस्व का बंटवारा करता है। तो अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243Y में ये उपबंधित किया गया है कि अनुच्छेद 243 के आई के अधीन जो पंचायतों के लिए गठित राज्य वित्त आयोग होगा और वो अपनी जो भी सिफारिशें होंगी वो राज्यपाल को सौंपेगा। राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राज्यपाल को सौंपेगा और यही राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होगा राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 16 कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? वो कौन है जिन्होंने भारत में पंचायती राज व्यवस्था बनाई या उसके विषय में सलाह दी या उसकी सिफारिश की या उनके वास्तुकार बने? तो इसका सही उत्तर है B.R. मेहता। B.R. मेहता मतलब इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि मैंने इससे पहले इनका नाम बताया है। तो B.R. मेहता ये पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार बताए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत हैं? कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? मतलब पंचायतों की संरचना कौन करेगा? आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो राज्यों में जो विधानमंडल होता है वो ही पंचायतों की संरचना के उपबंध के लिए अधिकृत किया गया है कि पंचायतों की संरचना किससे संबंधित है? विधानमंडल से। तो विधानमंडल इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 18, पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए जो पदों का आरक्षण, क्योंकि लगभग कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया गया है पंचायतों में, तो ये अरुणाचल प्रदेश में कोई भी आरक्षण लागू नहीं होगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? ऐसा क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियां हैं ही नहीं, तो जहां पर हैं ही नहीं वहां उनके लिए आरक्षण किस प्रकार का? तो अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(ZJ) के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। यहाँ पूछ रहे हैं कि सहकारी समिति के जो निदेशक होते हैं उनकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसकी जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वो 21 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि अधिकतम यहाँ पूछा गया है, तो अधिकतम 21 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 20, राज्य वित्त आयोग है एक। राज्य वित्त आयोग मैंने अभी आपको बताया था और मैंने जानबूझकर ये वहाँ आपको नहीं बताया कि ये एक किस प्रकार की संस्था है।
तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, याद रखिएगा, संवैधानिक संस्था है राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 21, ग्राम सभा से तात्पर्य है। ग्राम सभा किसको आप ग्राम सभा बोलेंगे? ग्राम सभा से आपका क्या तात्पर्य है? क्या एक ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों को ग्राम सभा कहा जाएगा, या जिला अधिकारी से अधिसूचित विशिष्ट लोगों को, या ग्राम पंचायत के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों को, या पंचायतों के सदस्यों को? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत जो भी लोग होंगे वो सभी ग्राम सभा के अंतर्गत आएंगे। ग्राम सभा से तात्पर्य है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। जो भी निर्वाचन एक नामावली देखी होगी ना, उनमें जैसे आप वोट डालने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपका क्या नाम है निर्वाचन नामावली में, तो अगर नहीं होता है तो आप शामिल कराने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें आपसे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 22 कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? कि यूनिक क्वेश्चन, कि पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? तो ऐसा जो सजा देने का अधिकार जो है वो है बिहार की पंचायती राज व्यवस्था में। ये प्रावधान बिहार की पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार करने वाला राज्य कौन सा था? सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को किसने स्वीकार किया? तो जो इसका सही उत्तर है वो है राजस्थान। राजस्थान इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 में नेहरू जी ने यहीं से पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाली समिति के प्रमुख कौन थे? जब पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी तो जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं। तो मैंने बताया था BR मेहता। अब मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, अब आप स्वयं कमेंट बॉक्स में नाम लिखेंगे। तो BR मेहता इसका सही उत्तर है, नाम आपको स्वयं दिख गया। तो बलवंत राय मेहता इसका बिल्कुल सही उत्तर है, और यही थे उस समिति के प्रमुख। बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिशों के आधार पर ही पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 25, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ये कहाँ किया गया था? तो नागौर राजस्थान में। नागौर राजस्थान में जो बगदरी गांव है वहाँ से, बगदरी गांव के नागौर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि पंचायत को भंग करना पड़ जाता है तो वो कौन सी अवधि होगी जिसके अंतर्गत चुनाव कराने अनिवार्य हो जाएंगे, कि उस अवधि के अंदर ही अंदर चुनाव करा लिए जाने चाहिए? तो मैंने बताया था 6 माह वो अवधि है, 6 माह के भीतर ही चुनाव करा लिए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कहता है कि एक कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद चुने जाने का इच्छुक है। भाई एक कॉलेज का विद्यार्थी है, वो चाहता है कि वो नगर परिषद में चुना जाए। उसने नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर करती है कि अगर वो नामांकन कराना चाहता है तो कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण शर्त है जिसमें वो पूरा, मतलब जो शर्त वो उसे पूरी करनी ही होगी तभी वो नामांकित किया जा सकेगा। तो क्या वो अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति ले, या वो किसी राजनीतिक दल का सदस्य बने, या उसका नाम मतदाता सूची में हो, या फिर वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा करे? तो जो इसका सही उत्तर है वो है C, उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो। अब यदि आप किसी नगर परिषद की या कहीं भी आप नामांकन के लिए खड़े होना चाहते हैं और आपका नाम मतदाता सूची में ही नहीं है तो आप फिर कैसे नामांकन भर सकते हैं? तो मतदाता सूची में नाम होना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही नामांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 28 कहता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992
विनिर्दिष्ट या निर्दिष्ट करता है। क्या ये निर्दिष्ट करता है, क्या बताता है? तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार सृजन या मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थी तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्क के लिए रोजगार का सृजन या देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज व्यवस्थाओं की बुनियाद रखना या जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा, विधि के समक्ष समानता और बिना भेदभाव की सुरक्षा की गारंटी। तो क्या आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा सही होना चाहिए कि 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में आया उसके द्वारा क्या किया गया था? तो उसके द्वारा किया गया था देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज व्यवस्थाओं की नींव रखना। यही तो किया गया था ना 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। बाकी ये सब तो मौलिक अधिकार है, जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये तो पहले से संविधान में थे, तो ये सब तो नहीं किया गया, परंतु देश में पंचायती राज व्यवस्थाओं की बुनियाद रखने का जो काम किया गया था वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वो राज्य है जहां पर पंचायती राज नहीं है? वो कौन सा राज्य है जहां पर पंचायती राज नहीं है? तो इसका सही उत्तर है नागालैंड और मेघालय। अगर हम बात करें नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, तो ये तीनों वो राज्य हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर इसके स्थान पर एक स्तरीय, कितनी एक स्तरीय, यहाँ पर एक स्तरीय जनजातीय परिषद की स्थापना की गई है, एक स्तरीय जनजातीय परिषद की। तो यहाँ पर नागालैंड, मेघालय और इसके साथ साथ में मिजोरम ये तीनों ही वो राज्य हैं जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 30 कहता है कि 73वां संविधान संशोधन अब 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। ये लाया कब गया और प्रभावी कब हुआ, दोनों में अंतर होता है। तो लाया गया 73वां संविधान संशोधन 1992 में, परंतु 24 अप्रैल 1993 से ये देश में प्रभावी हुआ और ये राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा। ये राजस्थान में किसको प्रोत्साहित करेगा? क्या एक नई पंचायत राज व्यवस्था को, या ग्राम स्वराज बुनियाद को, या स्वशासन व्यवस्था को, या फिर शासन सत्ता का केंद्रीकरण? तो जो इसका सही उत्तर है वो है स्वशासन व्यवस्था, क्योंकि इन ये जो भी जितने भी ये दे रखे हैं तथ्य, ये सभी इसके अंदर ही समाहित हैं, स्वशासन व्यवस्था। तो जो 73वां संविधान संशोधन जो प्रभावी हुआ था 1993 से, ये राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा स्वशासन व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 31 कि महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान संशोधन करके दिया गया वह है। तो वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1992 का 73वां संविधान संशोधन। जी हाँ, पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन किया गया, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया। कितना आरक्षण? एक तिहाई आरक्षण दिया गया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 32 कि संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित हैं। तो वो जो कार्य है वो कहाँ वर्णित हैं? तो वो वर्णित हैं 11वीं अनुसूची में। मैंने आपको बताया था कि 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय थे जिन पे कानून या विधि बनाने का अधिकार पंचायतों को दिया गया था और जिनका वर्णन 11वीं अनुसूची में किया गया है। तो यही आपसे पूछा गया है कि जो भी पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य हैं उनका वर्णन कहाँ किया गया है? वो वर्णन किया गया है 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 33 कि भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? वो कौन सा विषय है जो पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंचायती राज व्यवस्थाएं भूमि सुधारों का क्रियान्वयन करती हैं। जी हाँ, करती हैं। क्या ये न्यायिक पुनरीक्षण करती हैं? तो न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार पंचायतों के पास है? बिल्कुल नहीं। न्यायिक पुनरीक्षण का ये जो शक्ति है ये पंचायतों के पास नहीं है। बाकी भूमि सुधारों का क्रियान्वयन करना, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, ये दोनों ही कार्य पंचायतें कर सकती हैं।
परंतु वो न्यायिक पुनरीक्षण नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 34 कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो महिलाओं को कितना स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो कुल स्थानों का 1/3, कुल स्थानों का, मैंने इतनी बार आपको बताया कि कुल स्थानों का 1/3, और उत्तर प्रदेश में भी 1/3 सीट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 35 और आज की हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न। तो ये अंतिम प्रश्न कहता है कि स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधानिक स्थिति, जी हाँ बिल्कुल इसकी वैधानिक स्थिति होती है, ये इसकी विशेषता है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी, तो जो भी स्थानीय लोग होंगे, जो भी वहाँ के समुदाय होंगे, वो सभी इसमें भाग लेंगे, बिल्कुल है ये इसकी विशेषता। इसके साथ साथ कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, ये भी इसकी विशेषता है। परंतु केंद्रीय नियंत्रण, ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि जो भी स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं होती हैं, पंचायती राज व्यवस्था, वो सभी राज्य के अंतर्गत काम करती हैं, तो उन पर केंद्र का कोई नियंत्रण नहीं होता है। वो सभी राज्य की संस्थाएं हैं, राज्य उन्हें लागू करना चाहता है या नहीं करना चाहता है तो वो उनके हाथ में, क्योंकि अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। तो ग्राम पंचायतों के गठन का कार्य राज्य के हाथ में है, और ये कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा किया जाता है। तो केंद्रीय नियंत्रण इसकी विशेषता नहीं है। ये था हमारा आज का सेशन पंचायती राज व्यवस्था से। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू सो मच।